आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी चैप्टर 1 लेक्चर 4 का, जिसमें हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट और फंक्शनल ओवरलैपिंग। हमने क्या किया था, हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, पिछले लेक्चर हमने किया था पर्सनल ओवरलैपिंग। इसमें क्या करेंगे हम लोग, फंक्शनल ओवरलैपिंग। फंक्शनल ओवरलैपिंग का क्या मतलब है कि चीज़ें ना किसी, जैसे हमारे देश में क्या है कि 3 तरीके से चीज़ें लॉ बनती है या यहाँ से एग्जीक्यूट होती है। जैसे क्या हो गया, पहला हाउस क्या है, लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा क्या है, जुडिशरी। तो फंक्शनल ओवरलैपिंग का क्या मतलब है कि कुछ इसका फंक्शन इसके थ्रू ओवरलैप होता है एग्जीक्यूटिव के थ्रू, कुछ एग्जीक्यूटिव का फंक्शन जुडिशरी के थ्रू ओवरलैप होता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फंक्शनल ओवरलैपिंग। फंक्शंस ऑफ वन ब्रांच कैन बी परफॉर्म्ड बाय अनदर ब्रांच। मीन्स लेजिस्लेटिव का फंक्शन कभी कभी एग्जीक्यूटिव कर देता है, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन कभी कभी जुडिशरी कर देता है, कभी कभी जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेटिव। तो ये क्या है, ये ओवरलैप हो रहा है फंक्शन का। तो फंक्शन ऑफ वन ब्रांच कैन बी परफॉर्म्ड बाय अनदर ब्रांच एज वेल एज टू इंश्योर इफेक्टिव वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों हो रहा है ये ओवरलैपिंग, ताकि क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन का जो वर्क है, संविधान का जो वर्क है, वो इफेक्टिव तरीके से काम कर सके। दिस फंक्शनल ओवरलैपिंग कैन बी फाउंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू फॉलोइंग वेज। ये फंक्शनल ओवरलैपिंग हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिल सकता है। कैसे, जैसे जुडिशरी का क्या रोल है, आर्टिकल 142 अलाउस द जुडिशरी टू इशू ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस। मीन्स जुडिशरी क्या कर सकता है, जुडिशरी आर्टिकल 142 क्या देता है, जुडिशरी को एक पावर देता है कि वो कंप्लीट जस्टिस को क्या कर सके। इसका क्या काम, मेनली क्या काम है, जुडिशरी का क्या काम है, 142 क्या आर्टिकल जुडिशरी को अलाउ करता है कि वो क्या कर सके, कंप्लीट जस्टिस दे। लेकिन क्या है, कभी कभी जुडिशरी क्या करता है, दिस मीन्स दैट द जुडिशरी कैन टेक एक्शन दैट गो बियॉन्ड द ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ टू इंश्योर जस्टिस इज सर्व। इसका कहने का मतलब ये है कि जुडिशरी का क्या मतलब है, जुडिशरी क्या कर सकता है, वो एक्शन ले सकता है जो कि ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन के बियॉन्ड है। ठीक है, ये एक्शन जुडिशरी ले सकता है। लेकिन आर्टिकल 137 क्या कहता है, आर्टिकल 137 गिव्स द जुडिशरी द पावर टू रिव्यू लॉस। अब देखिए, अब यहाँ पर फिर फंक्शनल ओवरलैपिंग हो गया ना। आर्टिकल 142 क्या दर्शा रहा है, आर्टिकल 142 ये दर्शा रहा है कि जुडिशरी का क्या काम है, कंप्लीट जस्टिस देना या जस्टिस को इंश्योर करना। लेकिन फिर आर्टिकल 137 क्या दर्शा रहा है, आर्टिकल 137 क्या कहता, जुडिशरी को क्या पावर देता है कि वो लॉ के रिव्यू कर सकता है, जो भी नियम कानून बना है उसके रिव्यू कर सकता है, पास्ड बाय पार्लियामेंट इफ़ दे आर डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर जुडिशरी को लग रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि जो भी नियम पास हुआ है, कहाँ से पास हुआ है, पार्लियामेंट से, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मीन्स असंवैधानिक है, तो उसके ऊपर क्या कर सकता है, जुडिशरी उस लॉ को रिव्यू कर सकता है। मीन्स अब यहाँ फंक्शनल ओवरलैपिंग हो गया। काम क्या है जुडिशरी का, मेन काम है जुडिशरी का कि वो क्या करे, वो मेनली जस्टिस को दे, मेनली जस्टिस को इंश्योर करे। लेकिन क्या होता है जुडिशरी का, और दूसरा क्या कर दिया, आर्टिकल 137 क्या कर दिया, क्या पावर देते हैं जुडिशरी को, वो रिव्यू कर सकता है लॉ को, जो भी पार्लियामेंट में पास हुआ है, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो। ये हो गया आपका क्या, जुडिशरी का फंक्शन। उसके बाद दिस अलाउ द जुडिशरी टू एक्ट एज ए चेक ऑन पार्लियामेंट। ये इसके कारण क्या होता है, ये जो 137 है, आर्टिकल 137 है, ये क्या करता है, ये अलाउ करता है कि पार्लियामेंट के ऊपर चेक रहता है हमेशा। ठीक है, पार्लियामेंट के ऊपर एक चेक टाइप का होता है कि चलो पार्लियामेंट जो भी नियम पास कर रहा है, अगर लग रहा है जुडिशरी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके ऊपर क्या कर सकता है, जुडिशरी चेक कर सकता है। इंश्योरिंग लॉज कंप्लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि लॉ को क्या हो, जो भी नियम बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बने। अब देखिए, अब दूसरा, पहला हो गया आपका जुडिशरी का पावर, दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव पावर्स। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू इशू एन ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं भी होगा, फिर भी प्रेसिडेंट के पास पावर क्या है, वो एक ऑर्डिनेंस को इशू करेगा। ऑर्डिनेंस का क्या मतलब है, ऑर्डिनेंस का मतलब है, एक मिनट, ऑर्डिनेंस का क्या मतलब है, दिस इंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव कैन टेक इमीडिएट एक्शंस व्हेन नेसेसरी। ये क्या दर्शाता है, मीन्स अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं भी है, फिर भी क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास इतना पावर होता है कि वो ऑर्डिनेंस के थ्रू क्या कर सके, नया कानून बना सके। जैसे हमने देखा कोविड-19 में,
कोविड-19 में क्या देखा, किसान का नियम जो आया था उस टाइम में पार्लियामेंट क्या था, पार्लियामेंट सेशन में नहीं था, लेकिन फिर भी क्या हुआ था, वो किसान का जो नियम था फार्म लॉ वो पास हो गया था। ठीक है, दिस इंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव कैन टेक इमीडिएट एक्शन व्हेन नेसेसरी। ये क्या इंश्योर करता है कि एग्जीक्यूटिव क्या कर सकता है, इमीडिएट एक्शन ले सकता है जब उसको ज़रूरत पड़े, इवन इन द अब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री अप्रूवल। कब, ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल के अब्सेंस में भी क्या कर सकता है एग्जीक्यूटिव या प्रेसिडेंट, वो क्या कर सकते हैं कि वो इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट एज द एग्जीक्यूटिव आल्सो हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन्स फॉर ऑफेंसेस। प्रेसिडेंट के पास एक एग्जीक्यूटिव के तरीके से क्या होता है, उनके पास पावर, ये भी पावर होता है कि वो किसी को माफ़ीनामा दे सकते हैं, वो किसी को माफ़ी दे सकते हैं। इंश्योरिंग दैट जस्टिस कैन बी टेम्पर्ड विद द मर्सी इन केस वेयर इट इज़ डीम्ड नेसेसरी। अब ये इंश्योर करना क्या, अब देखिए अब यहाँ फिर पावर का ओवरलैपिंग हो गया। क्या ओवरलैपिंग हो गया, जस्टिस देना किसका काम है, जस्टिस देना काम है आपका जुडिशरी का। अब जुडिशरी ने जब उसको सज़ा सुना दी किसी भी चीज़ों को लेकर के, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि प्रेसिडेंट पार्डन दे सकता है। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट उसको माफ़ी दे सकता है। तो यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हो गया। प्रेसिडेंट का मेनली काम क्या है, प्रेसिडेंट का काम है एग्जीक्यूटिव वाला। एग्जीक्यूटिव मीन्स किसी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, मीन्स जो भी लेजिस्लेचर से या पार्लियामेंट से बन के आ रहा है उस लॉ को एग्जीक्यूट करना, उसके ऊपर साइन करना, उसको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, ये प्रेसिडेंट का काम है। लेकिन प्रेसिडेंट ये भी काम कर रहा है कि जस्टिस अगर मान लिया जाए किसी को ज़रूरत है जस्टिस की या किसी को ज़रूरत है माफ़ी की, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, अपने तरफ से माफ़ी दे सकते हैं किसी भी केस में। ठीक है, इसलिए चेक्स ऑन ब्रांचेज। पार्लियामेंट कैन इम्पिंच, इम्पिंच का क्या मतलब है, इट मीन्स इट चार्ज समवन विथ डूइंग समथिंग रॉन्ग। पार्लियामेंट, अब देखिए अब पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पिंच कर सकता है। इम्पिंच करने का मतलब है कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट के ऊपर चार्ज कर सकता है। क्यों चार्ज कर सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, कुछ समथिंग रॉन्ग कर रहा है। स्पेशली ये हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जब भी हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या करता है उस टाइम पे क्या करता है, पार्लियामेंट उसके ऊपर चेक लगाता है। पार्लियामेंट क्या करता है, इम्पिंच करता है। स्पेशली प्रेसिडेंट के ऊपर क्या करता है, इम्पिंच करता है, रिमूविंग देम फ्रॉम ऑफिस इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस। अगर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस हो गया तो क्या होगा, उसको प्रेसिडेंट को रिमूव भी करना होता है। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट भी नज़र रख रहा है किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, और प्रेसिडेंट भी नज़र किसके ऊपर रख रहा है, पार्लियामेंट के ऊपर। तो यही हो गया फंक्शनल ओवरलैपिंग, मीन्स यहाँ पर भी पावर का क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। दिस सर्व्स एज ए चेक ऑन प्रेसिडेंट पावर। ये क्या करता है, ये इस इम्पीच के कारण क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पावर के ऊपर एक चेक लगा रहता है। ऐसा नहीं, अगर मान लिया जाए ये चेक नहीं लगाएंगे तो फिर तो सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किसी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए, सबके पास क्या हो, डिवाइडेड पावर हो, एब्सोल्यूट पावर किसी के पास ना हो। पार्लियामेंट कैन आल्सो रिमूव जजेज। पार्लियामेंट जज को भी रिमूव कर सकता है ऑफ द हायर कोर्ट्स, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, थ्रू ऑल इम्पीचमेंट प्रोसेस। मीन्स इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकता है, पार्लियामेंट जज को भी क्या कर सकता है, हटा सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, प्रोवाइडिंग अकाउंटेबिलिटी विद इन द जुडिशरी, ताकि क्या हो सके, जुडिशरी के ऊपर एक जिम्मेदारी बने, अकाउंटेबिलिटी बने। द प्रेसिडेंट या एग्जीक्यूटिव अपॉइंट्स जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेज किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट के लिए। इन्फ्लुएंसिंग द कंपोजिशन ऑफ द जुडिशरी एंड इंश्योरिंग द प्रेसिडेंट हैज ए से इन द जुडिशियल सिस्टम। मीन्स इसके क्या इन्फ्लुएंस होता है कि जुडिशरी ये इंश्योर करता है कि प्रेसिडेंट सही तरीके से जुडिशियल सिस्टम में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसको, सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट के जज को। तक यहाँ पर भी फंक्शनल ओवरलैपिंग हो गया। अगर मान लिया जाए अगर अलग अलग चीज़ें होती, जुडिशरी का सिस्टम अलग होता तो कोई जुडिशरी का बंदा आकर के उसको सिलेक्ट करता। लेकिन क्या कर रहे हैं, यहाँ एग्जीक्यूटिव के लोग जाकर के क्या कर रहे हैं, जुडिशरी के लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, ताकि क्या हो सके, जुडिशियल सिस्टम में एक पारदर्शी बना रहे। ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए ये क्या कह रहा है, इसका कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये क्या है, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे रह रहा है। मीन्स प्रेसिडेंट अगर चाहेगा तो क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों को हटा दे सकता है। ठीक है, मीनिंग इसका मतलब क्या है, मीनिंग द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस देम इफ नेसेसरी। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, पीएम को
और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या कर सकता है, हटा सकता है। सर्विंग एज ए चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव पावर, ये क्या सर्व करता है कि एग्जीक्यूटिव पावर क्या कर सकता है, क्या कर रहा है, चेक, हमेशा चेक के ऊपर रख रहा है, हमेशा उसको चेक कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब फंक्शनल ओवरलैपिंग के साथ क्या इशू आ रहा है, या क्या इशू आ रहा है फंक्शनल ओवरलैपिंग के साथ, कन्फ्यूजन इन द सिस्टम। अब देखिए, अब ये कहने का मतलब, कन्फ्यूजन इन द सिस्टम का कहने का मतलब है क्या है, फंक्शनल ओवरलैपिंग में लीड टू कन्फ्यूजन ओवर द डिवीजन ऑफ पावर, पावर के डिवीजन के ऊपर क्या हो सकता है, ये कन्फ्यूजन हो सकता है बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो अलग अलग ब्रांच है, जैसे क्या हो गया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, और तीसरा क्या हो गया, जुडिशरी। अब अपने अपने पावर को लेकर के क्या हो सकता है, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, मेरा पावर क्या है मेनली, या हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, अस्पष्टता हो सकता है, मीन्स स्पष्ट पावर नहीं है उनके पास। इन हाउ डिफरेंट ऑर्गन शुड ऑपरेट, कि कैसे अलग अलग ऑर्गन ऑपरेट करे। पहला तो हो गया क्या, कन्फ्यूजन हो गया सिस्टम में। दूसरा क्या हो गया, उत्तरदायित्व धीरे धीरे कम हो जाता है। क्या उत्तरदायित्व कम हो जाएगा, व्हेन ब्रांचेज ओवरलैप, जब ब्रांचेज ओवरलैप करेगा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी जब ओवरलैप करेगा, तो अकाउंटेबिलिटी कैन बी डाइल्यूटेड, मीन्स जो उत्तरदायित्व है या फिर जो भी जिम्मेदारी है वो डाइल्यूट हो जाएगा। मीन्स किसी एक के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होगा। अगर मान लीजिए कभी कुछ गलत भी हो जाए तो वो किसी और के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, एग्जीक्यूटिव कभी जुडिशरी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के ऊपर, और कोई लेजिस्लेचर के ऊपर वो लगाएगा, इल्ज़ाम लगाएगा। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, उत्तरदायित्व डाइल्यूट हो सकता है। इट में बिकम अनक्लियर हो सकता है कि उस स्पेसिफिक एक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक एक्शन, उस स्पेसिफिक एक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है। वीकनिंग द सिस्टम ऑफ चेक एंड सेंड बैलेंस, मीन्स क्या हो सकता है, इसके कारण क्या हो सकता है, सिस्टम को कमज़ोर किया जा सकता है। इसके कारण क्या हो सकता है, सिस्टम को कमज़ोर किया जा सकता है। एडवर्स इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट, तीसरा क्या हो गया, ये था दूसरा, लैक ऑफ द अकाउंटेबिलिटी। तीसरा क्या है, एडवर्स इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा, मान ले जाए एग्जीक्यूटिव कोई कुछ काम करना चाह रहा है, एग्जीक्यूटिव कुछ भी काम करना चाह रहा है, ठीक है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो गया। उसके बाद एडवर्स इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डिलेज ऑन डिसीजन मेकिंग में अगर डिले होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में अगर डिले होगा ड्यू टू ओवरलैपिंग फंक्शन के कारण क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में डिले होगा, डिसीजन मेकिंग में डिले होगा, जिसके कारण क्या होगा, डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या होगा, स्लो डाउन होगा। ठीक है, डिलेस कैन काउज इन एफिशिएंसीज एंड हिंडर प्रोसेस, ये डिले के कारण क्या हो सकता है, इनसेफिशिएंसी हो सकता है, और किसी भी प्रोसेस में क्या हो सकता है, बाधा हो सकता है, किसी भी प्रोसेस में क्या हो सकता है, बाधा हो सकता है। इरोजन ऑफ फेथ इन गवर्नेंस के ऊपर से जो भी विश्वास है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। व्हेन देयर इज फंक्शनल ओवरलैपिंग, जब फंक्शनल ओवरलैपिंग होता है, इट मे लीड टू डिलेस इन जस्टिस और एग्जीक्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन। मीन्स क्या होता है, जब डिले होता है किसका, फंक्शन का जब डिले होता है, ओवरलैपिंग होता है, तो क्या होगा, जस्टिस में डिले होगा, किस में डिले होगा, ठीक है। व्हेन द फंक्शनल ओवरलैपिंग इट मे लीड्स टू डिलेस इन जस्टिस में डिले होगा, इंपॉर्टेंट फंक्शन में एग्जीक्यूशन आएगा, विच इरोड्स पब्लिक फेथ, जिसके कारण क्या होगा कि पब्लिक का जो विश्वास है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होने लगा। इन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नेंस, किस में विश्वास कम होने लगेगा, एफिशिएंसी और गवर्नेंस का इफेक्टिवनेस, मीन्स कितना इफेक्टिव है गवर्नमेंट। उसके बाद क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ पावर का एक्यूमुलेशन होगा। फंक्शनल ओवरलैपिंग कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ टू मच पावर इन सर्टेन ब्रांचेज। फंक्शनल ओवरलैपिंग क्या कर सकता है कि बहुत सारा पावर एक ब्रांच में एक्यूमुलेट हो सकता है, जैसे अंडरमाइनिंग द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस दैट इज फंडामेंटल टू ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। अगर क्या करें हम लोग, अंडरमाइनिंग कर दें चेक एंड बैलेंस को, जो कि क्या है, फंडामेंटल डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अगर हम लोग ये ना करें तो क्या हो जाएगा, एक ब्रांच में क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हो जाएगा। एक्सेसिव पावर इन वन ब्रांच कैन थ्रेटन द बैलेंस एंड लीड टू ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी। एक्सेसिव पावर अगर एक ब्रांच में हुआ, इसके बाद क्या होगा कि वो क्या कर सकता है, थ्रेटन कर सकता है, और क्या हो जाएगा, थ्रेटन द बैलेंस एंड लीड टू ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी में लोग चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, बेनिफिट्स, ये देख लें हम लोग, इशू क्या क्या है किसमें, फंक्शनल ओवरलैपिंग में। अब देखते हैं हम लोग बेनिफिट्स ऑफ फंक्शनल ओवरलैपिंग। बेनिफिट्स ऑफ फंक्शनल ओवरलैपिंग में क्या है, नो यूटिलिटी ऑफ कमांड, मीन्स किसी एक का कमांड नहीं चलेगा। फंक्शनल ओवरलैपिंग इंश्योर दैट
नो सिंगल ब्रांच हैज एब्सोल्यूट कंट्रोल, मीन्स एक ब्रांच के पास पूरा का पूरा कंट्रोल नहीं होगा, या फिर वो क्या कर सकता है, एक ब्रांच कोई कमांड नहीं देगा दूसरे के ऊपर, ठीक है। दिस बैलेंस ऑफ पावर्स प्रिवेंट्स एनी वन ब्रांच फ्रॉम बिकमिंग टू डोमिनेंट और अनअकाउंटेबल। ये बैलेंस ऑफ पावर क्या प्रिवेंट करता है किसी भी ब्रांच के लिए कि वो क्या हो सके, वो ज़्यादा डोमिनेंट ना हो और वो अनअकाउंटेबल ना हो। इंश्योर चेक एंड बैलेंस, अगर ओवरलैपिंग पावर ओवरलैपिंग होगा तो इसके ओवरलैपिंग फंक्शन होगा तो वो क्या करेगा, चेक और बैलेंस हमेशा इंश्योर करते रहेगा। जैसे ओवरलैपिंग फंक्शन अमॉन्ग द ब्रांचेज में अगर ओवरलैपिंग फंक्शन होगा, ये क्या इंश्योर करेगा, दैट ईच ब्रांच कैन कीप द अदर्स इन चेक। प्रत्येक ब्रांच क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर नज़र रखे रहेगा। दिस सिस्टम प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ पावर, ये सिस्टम क्या करता है, पावर का जो मिसयूज होगा उसको प्रिवेंट करेगा, उसको नहीं होने देगा बाय एनी वन ब्रांच। किसी एक ब्रांच से क्या होगा, वो पावर का जो भी मिसयूज होता है वो नहीं होगा। इम्प्लीमेंट्स रूल ऑफ लॉ, और क्या करेगा, ये रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा। जैसे बाय इनेबलिंग डिफरेंट ब्रांचेज टू एक्ट व्हेन नेसेसरी, मीन्स अलग अलग ब्रांच को इनेबल करना जब जरूरी हो। फंक्शनल ओवरलैपिंग हेल्प्स इन्फोर्स द रूल ऑफ लॉ, फंक्शनल ओवरलैपिंग क्या करेगा, रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करने में मदद करेगा। रूल ऑफ लॉ अगर किसी को नहीं पता है, हमने पहले लेक्चर में रूल ऑफ लॉ पढ़ा दिया है। इंश्योरिंग दैट लॉ आर अप्लाइड इफेक्टिवली एंड जस्टली, ये क्या इंश्योर करने के लिए कि ताकि लॉ जो है वो इफेक्टिवली किसी के ऊपर अप्लाई हो और तुरंत अप्लाई हो, ठीक है। अगर हमारे पास फंक्शनल ओवरलैपिंग होगा तो हम क्या क्या ये रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इंश्योर कोऑपरेटिव एमंग ब्रांचेज, मीन्स हर एक ब्रांच में कोऑपरेशन होगा। जैसे ओवरलैपिंग फंक्शंस इनकरेज कोऑपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ओवरलैपिंग फंक्शन क्या इनकरेज करेगा, कोऑपरेशन किसके किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में क्या होगा, कोऑपरेशन बढ़ेगा। इंश्योरिंग स्मूथर गवर्नेंस, इससे क्या होगा, इंश्योर कि गवर्नमेंट जो भी होगा, सरकार जो भी होगा, वो स्मूथ तरीके से स्मूथली चलेगा। एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ब्रांचेज दैट माइट एराइज ड्यू टू डिफरिंग फंक्शंस, जिसके कारण क्या होगा कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स एराइज हो रहा है किसके किसके बीच में, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स एराइज हो रहा है किसके किसके बीच में, दैट माइट एराइजेज ड्यू टू डिफरिंग फंक्शन के कारण, अलग अलग फंक्शन के कारण जो भी कॉन्फ्लिक्ट एराइज हो रहा है अलग अलग ब्रांचेज के बीच में, वो रिजॉल्व होगा, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव गवर्नेंस, फंक्शनल ओवरलैप अलाउज द ब्रांचेज टू वर्क टुगेदर मोर इफेक्टिवली। फंक्शनल ओवरलैप क्या अलाउ करता है ब्रांच को कि वो एक साथ मिल करके क्या करे, मोर इफेक्टिवली काम करे। एड्रेसिंग अर्जेंट नीड्स एंड चैलेंजेज विदाउट वेटिंग फॉर ए स्ट्रिक्ट एडियरेंस टू सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। दिस कैन एक्सपेडिट डिसीजन मेकिंग इन क्रिटिकल एरिया, ये क्या कर सकता है, क्रिटिकल एरिया में डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी तरीके से हो सकता है और इफेक्टिवली गवर्नेंट काम करेगा। उसके बाद देखते हैं कि वीकनिंग ऑफ चेक एंड बैलेंस सिस्टम इन इंडिया। अब चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्यों वीक हो रहा है भारत में, इसलिए वीक हो रहा है क्योंकि वीक अपोजिशन मेक द एग्जीक्यूटिव स्ट्रॉन्ग। वीक अपोजिशन अगर वीक होगा, अगर मान लिया जाए प्रतिपक्ष क्या होगा, अगर कमज़ोर होगा तो जो भी एग्जीक्यूटिव है, जैसे पार्लियामेंट अपोजिशन अगर होगा ही नहीं, या अपोजिशन अगर कमज़ोर होगा, पार्लियामेंट कोई भी नियम निकाल देगा, उसको कोई अपोज करने वाला होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए अच्छा गवर्नमेंट कौन चलाता है, अच्छा सरकार कौन चलाता है, जिसका अपोजिशन बहुत स्ट्रांग हो, वो अच्छा सरकार चलाता है। जो गवर्नमेंट जो पावर में है वो तो है ही, लेकिन जो अपोजिट में है, जो अपोजिशन में है, वो एक अच्छा गवर्नमेंट चलाता है। कैसे अच्छा गवर्नमेंट चलाता है, वो हर एक के बारे में सोचता है, देश में जितने भी लोग हैं उसके बारे में सोचता है, ठीक है। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना चाहिए किसी भी चीज़ों को चलाने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए। और अगर वीक अपोजिशन हुआ तो इसके कारण क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो जाएगा। मीन्स पार्लियामेंट क्या करेगा, पार्लियामेंट कुछ भी कानून लगा करके एग्जीक्यूट कर देगा, कुछ भी बना करके एग्जीक्यूट, क्योंकि उसको कोई अपोज करने वाला है ही नहीं उस कानून को, ठीक है। इसलिए द लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिंग वॉइस अलाउज द एग्जीक्यूटिव टू डोमिनेट द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस विदाउट एडिक्वेट लीडिंग टू एन इम्बैलेंस इन द सिस्टम। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, अगर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन वॉइस का कमी रहा, इससे क्या होगा, एग्जीक्यूटिव को वो क्या अलाउ कर देगा कि पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में बिना सूक्ष्म परीक्षण किए, मीन्स बिना अच्छी तरीके से परीक्षण किए उसको क्या करेगा, रिलीज कर देगा, मीन्स उसको इम्प्लीमेंट कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, सिस्टम में इम्बैलेंस होगा। अगर अपोजिशन स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, वो कुछ भी कानून बना करके निकाल दे रहा है, एग्जीक्यूट कर दे रहा है, कोई उसको अपोज करने वाला है ही नहीं, इसलिए
एक अच्छा गवर्नमेंट को चलाने के लिए क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहिए। जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल ओवररीच में क्या है? पावरफुल जुडिशरी। जुडिशियल ओवररीच अकर्स व्हेन द जुडिशरी एक्सरसाइजेज पावर्स बियॉन्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनली इंटेंडेड रोल। जुडिशियल ओवररीच का क्या मतलब है? जुडिशियल ओवररीच का होता है जब जुडिशरी क्या करता है? अपने पावर को एक्सरसाइज करता है। कैसे? बियॉन्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनली इंटेंडेड रोल, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशनली, अपने संविधानिक तौर तरीके से बाहर जा करके अपने पावर का यूज करता है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन द लिक्वर बैन ऑन हाईवे। पुलिस, एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि एक बार क्या हुआ था, दारू की फैक्ट्री, दारू की दुकान बंद कर दी गई थी। कहाँ पर? हाईवे पर। ये बोला गया था कि हाईवे के आसपास अगर दारू की दुकान है या शराब की दुकान है, उसमें क्या हो रहा है कि लोग शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं और उसके कारण क्या हो रहा है? एक्सीडेंट हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए जिसको शराब ही पीना है, वो घर से पी के क्यों नहीं आएगा, जो हाईवे के आसपास पिएगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर ज़्यादा पावरफुल हो गया जुडिशरी तो वो क्या करेगा? वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली इंटेंडेड रोल को भी क्या करेगा? उसके बियॉन्ड जा करके काम करेगा। वेयर द जुडिशरी स्टेप्ड इनटू मैटर्स ट्रेडिशनली मैनेज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव शो केसिंग जुडिशियल ओवररीच। जिसके बाद फिर क्या हुआ? जुडिशरी को स्टेप किया गया, उसके बाद कौन मैनेज किया? एग्जीक्यूटिव ने मैनेज किया, मीन्स प्रेसिडेंट ने मैनेज किया उस नियम को। और उसके बाद जुडिशियल, यही क्या दिखाता है? यही दिखाता है आपका जुडिशियल ओवररीच। यही क्या दिखाता है आपका? जुडिशियल ओवररीच। ठीक है। उसके बाद डीआरसी मीन्स नॉन फंक्शनल डिपार्टमेंटल कमेटी। एक कमेटी होता है जब भी कोई नियम कानून निकलता है या फिर जब भी पार्लियामेंट से कुछ चीज़ें पास होती है, एक डीआरसी बनाया जाता है, मीन्स डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी। मीन्स उस कमेटी से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जो कि क्या करता है? एक बहुत अच्छी तरीके से उसका सर्वे करता है, उस नियम कानून का क्या करता है? सर्वे करता है। मैनी डिपार्टमेंटल कमेटी इन इंडिया आर नॉन फंक्शनल। बहुत सारे डिपार्टमेंटल कमेटी ऐसे हैं भारत में जो कि नॉन फंक्शनल है। विच वीकन्स द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, जो कि क्या करता है? सिस्टम में चेक एंड बैलेंस के सिस्टम को क्या करता है? कमज़ोर करता है। क्या करता है? कमज़ोर करता है। क्यों कमज़ोर करता है? क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंटल कमेटी ऐसे हैं जो कि नॉन फंक्शनल है, उसका कोई फंक्शन ही नहीं हो रहा, जिसके कारण क्या हो रहा है? चेक एंड बैलेंस क्या हो रहा है? कमज़ोर होते जा रहा है। व्हेन दिस कमेटी डू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटी, जब यह कमेटी अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता है, देयर इज लेस स्क्रूनिटी ओवर द एक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो वहाँ क्या होगा? जैसे ये कमेटी परफॉर्म नहीं करेगा अपना ड्यूटी, वहाँ पर क्या होगा? लेस मीन्स हम क्या करेंगे? उसमें उसके अंदर तक, उसके तह तक नहीं जा पाएंगे कि वो नियम क्या कह रहा है, वो कानून क्या कह रहा है, क्योंकि वो कमेटी ही क्या करता है? वो कमेटी ही पूरा सर्वे करके बताता है इसका मतलब क्या है या ये क्या कहना चाहता है। नीड फॉर मीडिया चेकअप एंड बैलेंस सिस्टम मीन्स क्या चाहिए? मीडिया चेकअप चाहिए और बैलेंस सिस्टम चाहिए। इन डेमोक्रेटिक सेटअप, किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिकम्स इम्प्रैक्टिकल एंड अनडिजायरेबल ड्यू टू दिस शॉर्ट कमिंग। मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, और ये क्या हो रहा है? इम्प्रैक्टिकल हो रहा है और अनडिजायरेबल हो रहा है। ठीक है। ए मीडिया ड्राइवन सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस कैन हेल्प ब्रिज द गैप्स। अब एक मीडिया ड्राइवन सिस्टम अगर होगा तो वो क्या करेगा? जो भी गैप हो रहा है इन बीच में, वो क्या करेगा? उस गैप को क्या करेगा? उस गैप के बीच में उस गैप को भरेगा और क्या करेगा? चेक एंड बैलेंस करेगा। ऑफरिंग इंडिपेंडेंट स्क्रूनिटी एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। और इसके बाद क्या होगा? क्या ऑफर करेगा? इंडिपेंडेंट स्क्रूनिटी एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। और क्या इंश्योर करेगा? जिम्मेदारी को इंश्योर करेगा किसी भी सरकार में। ठीक है। एक्सेप्शंस टू सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया। अब क्या है? ये सब जैसे कैट हो गया, सेट हो गया, एनजीटी हो गया, ये सब क्या है? इसके ऊपर सेपरेशन ऑफ पावर काम नहीं करता। क्वासी जुडिशियल बॉडीज इन इंडिया सच एज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी ब्लर द लाइन्स बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव फंक्शन। ये क्या करता है? जो भी लाइन बचा हुआ है किसके बीच में? जुडिशरी के बीच में, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन के बीच में, उस लाइन को क्या करता है? ब्लर करता है। मीन्स क्या होता है? इसका मतलब क्या है? वो इधर भी काम कर सकता है और उधर भी काम कर सकता है। मीन्स एग्जीक्यूटिव का भी काम कर सकता है और लेजिस्लेटिव का भी काम कर सकता है और जुडिशरी का भी काम कर सकता है। शोइंग एक्सेप्शंस टू स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। ये क्या दर्शाता है? कि जो भी पावर का सेपरेशन है वो इन सारे से परे है, मतलब इसके अलावा पावर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर काम में है। मीन्स इन कैट, सेट और एनजीटी के अलावा लोग क्या होते हैं? कहाँ पर पावर सेपरेशन का यूज हो रहा है। ठीक है।
जज मेड लॉ सिस्टम। इंडिया फॉलोज जज मेड लॉ सिस्टम। इंडिया क्या फॉलो करता है कि जज ने जो नियम बना दिया वो नियम हो गया। वेयर जज प्ले एन एक्टिव रोल इन इंटरप्रेटिंग एंड समटाइम्स इवन क्रिएटिंग लॉ। जहाँ पर जज क्या रोल प्ले करता है, इंटरप्रेटिंग, और कभी कभी वो नियम को बना भी देता है। ठीक है। दिस एड ए लेयर ऑफ जुडिशियल इन्फ्लुएंस दैट गोज बियॉन्ड ट्रेडिशनल लेजिस्लेटिव पावर्स, फर्दर कॉम्प्लिकेटिंग द सेपरेशन ऑफ पावर। ये क्या ऐड करता है, एक जुडिशियल इन्फ्लुएंस को ऐड करता है जो कि ट्रेडिशनल लेजिस्लेटिव पावर्स के बियॉन्ड जाता है। मीन्स ट्रेडिशनल लेजिस्लेटिव पावर क्या है, ट्रेडिशनल लेजिस्लेटिव पावर है कि क्या होगा, पार्लियामेंट में डिस्कस होगा और डिस्कस होने के बाद फिर हाउस से पास होगा, लोकसभा से, राज्यसभा से, उसके बाद प्रेसिडेंट से, उसके बाद फिर वो जा कर के नियम बनेगा। लेकिन क्या है, जुडिशरी सिस्टम क्या करता है, कभी कभी नियम को बना भी देता है। एमपी एमएलए फंक्शन इन एग्जीक्यूटिव रोल्स। अब देखते हैं कि एमपी और एमएलए का क्या फंक्शन है एग्जीक्यूटिव रोल में। कभी कभी क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफन परफॉर्म एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एमपी और एमएलए का क्या काम है, मेनली एमपी और एमएलए का काम है कि वो क्या करे, पार्लियामेंट में बैठ करके नियम बनाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एमपी एमएलए क्या करता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी करता है। मीन्स वो क्या करता है, नियम को एग्जीक्यूट भी करता है। ठीक है। थ्रू देयर इन्वॉल्वमेंट इन स्कीम लाइक एमपी लेड और एमएलए लेड। मीन्स एमपी लेड का क्या मतलब है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, और एमएलए लेड मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसके थ्रू क्या करता है, वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी परफॉर्म करता है। दिस ओवरलैप ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन इज एन एक्सेप्शन टू द स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। ये क्या दर्शाता है कि ये जो ओवरलैप हो रहा है किसके बीच में, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में। एमपी और एमएलए का क्या काम है, एमपी एमएलए का मेनली काम है लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में, ना कि एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ में। ठीक है। लेकिन क्या करता है एमपी एमएलए, एमपी लेड और एमएलए लेड के आधार पे क्या करता है, वो एग्जीक्यूटिव का भी फंक्शन करता है। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रिक्ट एक्सेप्शन है किसके लिए, सेपरेशन ऑफ पावर का। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, इस टॉपिक को छोड़ दी। ठीक है। पर्सनल ओवरलैपिंग हम लोग पहले पढ़ रखे थे, इसलिए द ओवरलैपिंग ऑफ पर्सनल बिटवीन डिफरेंट branches of government such as when individuals occupy multiple roles across the executive, legislative and judiciary is another instance where the strict separation of power is compromised। मीन्स क्या है, पर्सनल ओवरलैपिंग का क्या मतलब है कि एक ही व्यक्ति क्या है, एमपी भी है और वही क्या है, पीएम भी है। एक ही व्यक्ति क्या है, एमएलए भी है और वो मंत्री भी है। तो क्या हो रहा है, एक ही व्यक्ति क्या कर रहा है, बहुत तरह के फंक्शन कर रहा है, मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहा है, मल्टीपल इंडिविजुअल्स का जगह भर रखा है। उसके कारण क्या होता है कि वो एग्जीक्यूटिव का भी फंक्शन कर रहा है, लेजिस्लेटिव का भी फंक्शन कर रहा है और कभी कभी जुडिशरी का भी फंक्शन कर रहा है। इसलिए ये भी क्या है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या हो रहा है, कंप्रोमाइज्ड हो रहा है कि एक ही व्यक्ति क्या कर रहा है, एमपी भी है, एमएलए भी है और एमएलए नहीं है, एमपी भी है और मंत्री भी है। एक ही व्यक्ति क्या है, एमपी या एमएलए है और वो पीएम भी है। तो कहने का मतलब है या वो सीएम भी है। मीन्स एक ही व्यक्ति क्या कर रहा है, लेजिस्लेटिव में भी बैठ रहा है, एग्जीक्यूटिव में भी काम कर रहा है और जुडिशरी में भी काम कर रहा है। तो ये भी क्या है, ये सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा है। ठीक है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, स्टेट नेशन और नेशन स्टेट। ये दोनों में क्या अंतर है, स्टेट नेशन और नेशन। मेनली हम लोग इस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि स्टेट नेशन और नेशन स्टेट क्या है। अब हम लोग देखते हैं स्टेट क्या है, हम कैसे डिफाइन करेंगे स्टेट को। ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। स्टेट क्या है, स्टेट है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, किसी भी समाज का एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन। इट मे बी फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन, ये किसके फॉर्म में हो सकता है, ह्यूमन एसोसिएशन के फॉर्म में हो सकता है या फिर अदर सोशल ग्रुप के फॉर्म में हो सकता है। मीन्स पॉलिटिकली क्या हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो किसी भी सोसाइटी का। स्टेट का पर्पस क्या हुआ, क्यों स्टेट बनाना जरूरी हो गया, क्योंकि इट एम्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। ये क्या एम करता है कि ऑर्डर और सिक्योरिटी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, स्टेट चाहिए। क्या चाहिए हमें, स्टेट चाहिए। इट आल्सो प्रमोट्स लॉ एंड देयर इन्फोर्समेंट, ये क्या प्रमोट करता है, लॉ और इन्फोर्समेंट के भी प्रमोट करता है। द एलिमेंट ऑफ स्टेट, अब स्टेट में क्या क्या आते हैं, टोटल 4 चीज़ आते हैं स्टेट में। क्या क्या, पॉपुलेशन, टेरिटरी, उसके बाद सॉवरेनिटी और गवर्नमेंट। ये 4 चीज़ें जो कि एक स्टेट कंसिस्ट करता है। जैसे पॉपुलेशन में क्या हो गया,
पीपल हु आर द मेंबर्स ऑफ और सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। पॉपुलेशन में क्या हो गया, उस स्टेट का जो मेंबर्स है या उस स्टेट का सिटीजन है। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट मैटर। अब किसी भी स्टेट में साइज ऑफ पॉपुलेशन मैटर नहीं करता। टेरिटरी, द स्टेट मस्ट हैव सेट बाउंड्रीज। उस स्टेट के पास क्या होना चाहिए। अब हम समझ रहे हैं आप लोग या नहीं समझ रहे। कहने का मेरा मतलब है कि स्टेट का क्या मतलब है, हम स्टेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो या फिर गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन हो। अब उस स्टेट को क्या क्या मिल के बनाएगा, एक तो वहाँ के लोग बनाएंगे, वहाँ के पॉपुलेशन बनाएगा, फिर वहाँ का टेरिटरी में सेट बाउंड्रीज, उसका क्या बाउंड्रीज है, इस क्या क्या देखेंगे हम एक कोई भी स्टेट बनाने में क्या क्या चीज़ मिल के बनते हैं। एक तो पॉपुलेशन हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा टेरिटरी हो गया। टेरिटरी कहने का मतलब है कि उसका कितना बाउंड्रीज है, वो स्टेट कहाँ तक फैला हुआ है। बट दे आर नॉट ऑलवेज एग्रीड ऑन, मतलब हमेशा ये ऐसा ना हो कि हमेशा हमें एग्रीड उस बाउंड्रीज पे करना ही है, ऐसा कुछ वो नहीं है। बाउंड्रीज कैन चेंज इन 3 वे। अब बाउंड्रीज चेंज भी हो सकता है, कैसे चेंज हो सकता है। वॉर वेयर द स्टेट कैन लूज और विन द टेरिटरी। वार के टाइम पे जहाँ पर स्टेट क्या किया, या तो लूज कर गया तो जो जीता है उसको चला गया वो स्टेट, या तो विन कर गया तो क्या हो गया, उसका बाउंड्री बढ़ गया। लूज कर गया तो उस स्टेट का बाउंड्री क्या हो गया, कम हो गया। तो ये क्या हो गया, मतलब वो फिक्स नहीं है वो बाउंड्रीज। ठीक है, पहला तो ये वार हो गया। दूसरा नेगोशिएशन। नेगोशिएशन किस तरीके से, वेयर द स्टेट कैन नेगोशिएट फॉर ट्रेड टेरिटरी। मीन्स स्टेट क्या कर सकता है, ट्रेड टेरिटरी के लिए नेगोशिएट कर सकता है। दूसरा कारण ये हो गया। दूसरे रूप से हम अगर देखें स्टेट को, दूसरा रूप ये है। तीसरा क्या है, परचेज, वेयर स्टेट कैन बाय टेरिटरी फ्रॉम अदर स्टेट। क्या कर सकता है स्टेट, और दूसरे टेरिटरी से क्या कर सकता है, खरीद सकता है कुछ चीज़ें। दूसरे स्टेट को दूसरे टेरिटरी से खरीद सकता है कोई भी एक स्टेट। ठीक है, अब तीसरा चीज़ आ गया सोवर्जिनिटी। पहला क्या डिस्कस किया हमने, पॉपुलेशन। दूसरा क्या बात किया, बाउंड्रीज। तीसरा सोवर्जिनिटी। सोवर्जिनिटी का क्या मतलब है, द एबिलिटी टू रूल एब्सोल्युटली विद इन ए गिवन टेरिटरी। मीन्स उस टेरिटरी में एबिलिटी होना चाहिए रूल करने के लिए। क्या कहने सोवर्जिनिटी का क्या मतलब है कि जो भी टेरिटरी या फिर जो भी स्टेट है, उस स्टेट में क्या होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए रूल करने के लिए, कि हम क्या करेंगे, उस स्टेट में रूल करेंगे। स्टेट्स सेट देयर ऑन फॉरेन पॉलिसी एंड एजेंडा। स्टेट क्या करेगा, अपना पॉलिसी और एजेंडा खुद से सेट करेगा, उसमें दूसरे के इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा क्या हो गया, चौथा हो गया आपका गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में क्या है, द स्टेट हैज़ एन ऑर्गेनाइज सिस्टम। स्टेट क्या है, ऑर्गेनाइज सिस्टम है ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस का ऑर्गेनाइज सिस्टम स्टेट है, विथ इंस्टीट्यूशन दैट क्रिएट एंड इन्फोर्स लॉज, मेंटेन ऑर्डर एंड प्रोवाइड पब्लिक सर्विस। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, नियम को लगाती है, ऑर्डर को मेंटेन करती है और पब्लिक सर्विस को प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये हो गया आपका 4 चीज़ें। अब एलिमेंट ऑफ स्टेट, स्टेट का क्या क्या एलिमेंट है, पॉपुलेशन हो गया, टेरिटरी हो गया, गवर्नमेंट हो गया और सोवर्जिनिटी हो गया। पॉपुलेशन में ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्टेट के बारे में तो पढ़ लिए, दूसरा आते हैं हम लोग नेशन। अब नेशन क्या है, नेशन इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। नेशन क्या है, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल है विथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ आइडेंटिटी एंड एन इमेजिन्ड कम्युनिटी। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पीपल के पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आइडेंटिटी का। ठीक है, और एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है, मतलब द नेशन में हैव ए क्लेम टू स्टेटहुड और सेल्फ रूल। नेशन क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है कि हम स्टेट में या तो कन्वर्ट हो जाते हैं या हम क्या करेंगे, सेल्फ रूल करेंगे, खुद से रूल करेंगे। बट इट डज नॉट नेसेसरली इंजॉय स्टेट ऑफ इट्स ऑन। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है वो हमेशा अपने स्टेट के साथ ही इंजॉय करता है। नेशनल आइडेंटिटी। अब नेशनल आइडेंटिटी क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। नेशनल आइडेंटिटी का क्या मतलब है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, शेयर्ड कल्चर के ऊपर बेस्ड है, रिलीजन के ऊपर बेस्ड है, हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, लैंग्वेज और इथनिसिटी के ऊपर बेस्ड है। क्या पढ़ लिया हमने, पहले स्टेट पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा, नेशन पढ़ा, उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी कैसे मिलता है। मीन्स वो नेशन जो है उसको आइडेंटिटी कैसे मिलता है, उसको आइडेंटिटी मिलता है कि शेयर्ड कल्चर हो उसमें। ऐसा ना हो कि सिर्फ हिंदू ही हो, या सिर्फ मुस्लिम ही हो, या सिर्फ सिख ही हो, या सिर्फ जैन ही हो। मीन्स उसमें क्या हो, कल्चर शेयर्ड हो, शेयर्ड रिलीजन हो, उसका हिस्ट्री डिफरेंट हो, लैंग्वेज अलग हो। ठीक है,
उसके बाद इथेनिसिटी उसका अलग हो, इट रेजेज द डिस्प्यूट एज टू हु इज ट्रूली ए मेंबर ऑफ द नेशनल कम्युनिटी और इवन वेदर द नेशन एग्जिस्ट एट ऑल। मतलब ये क्या करता है, ये डिस्प्यूट अराइज करता है किसके किसके बीच में, मेंबर ऑफ नेशनल कम्युनिटी के मेंबर में, और इवन वेदर द नेशन एग्जिस्ट एट ऑल, जहाँ पर कि नेशन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है। अब आते हैं नेशन स्टेट और स्टेट नेशन में। क्या आते हैं, नेशन स्टेट और स्टेट नेशन। नेशन स्टेट में क्या है, द नेशन स्टेट इज वन वेयर द ग्रेट मेजोरिटी आर कॉन्शियस ऑफ ए कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर द कॉमन कल्चर। नेशन स्टेट का क्या मतलब है कि एक ही कल्चर को शेयर करे और एक ही आइडेंटिटी को, मान लिया जाए मुस्लिम है तो मुस्लिम ही हो, मुस्लिम का जो कल्चर है वही चले, हिंदू है तो हिंदू ही हो और हिंदू का जो कल्चर है वही चले। ये हो गया आपका नेशन स्टेट। इन ए नेशन स्टेट द कल्चरल बाउंड्रीज मैच अप विद द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। मीन्स नेशन स्टेट में क्या होगा, कल्चरल बाउंड्री मैचअप किसके साथ करेगा, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के साथ। कैसे, अब कल्चरल बाउंड्री का क्या मतलब, अगर मान लीजिए हिंदू स्टेट है या तो उसमें क्या होगा, हिंदू स्टेट का कहने का मतलब है वहाँ पर कल्चरल हिंदू होगा सारा, वहाँ पर पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो भी होगा वो हिंदुइज्म होगा या हिंदू ही पॉलिटिकली एक्टिव होंगे वहाँ, ठीक है। या फिर अगर मुस्लिम कोई कंट्री है या मुस्लिम कल्चर अगर वो मान रहे हैं तो वहाँ पर मुस्लिम ही मान लिया जाएगा, पॉलिटिकल बाउंड्री जो भी है वो मुस्लिम कम्युनिटी से ही होगा, ठीक है। ये हो गया आपका नेशन स्टेट। एज पर द यूनेस्को द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इज दैट द स्टेट इनकॉर्पोरेट्स पीपल इन ए सिंगल एथिकल स्टॉक। हमने अभी बात किया था, सिंगल मीन्स एक ही एथिक्स को मान रहा है, एंड कल्चरल ट्रेडिशन मीन्स एक ही एथिक्स या एक ही कल्चरल ट्रेडिशन को मान रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेशन स्टेट बोलते हैं। नेशन स्टेट वाज बोर्न इन वेस्टर्न यूरोप इन 17th सेंचुरी। नेशन स्टेट कहाँ हुआ था जन्म उसका, वेस्टर्न यूरोप में, कब, 17th सेंचुरी में। दिस मॉडल सजेस्ट दैट इट इज नेचुरल फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर ए कॉमन कल्चर एंड टेरिटरी टू हैव देयर ओन स्टेट। मतलब क्या है सॉरी, ये मॉडल क्या सजेस्ट करता है, दिस मॉडल सजेस्ट दैट इट इज़ नेचुरल फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ये नेचुरल है कि वो क्या करे, ये प्राकृतिक है कि क्या करे, वो एक कॉमन कल्चर को शेयर कर रहा है और एक कॉमन टेरिटरी को शेयर कर रहा है ताकि वो उसका अपना स्टेट को बना सके। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल के टाइम में द ब्रिटिश एक्यूज्ड इंडिया ऑफ नॉट बीइंग नेशन ड्यू टू इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी। ब्रिटिश ने क्या करा, ब्रिटिश ने इंडिया को एक्यूज करा क्या, नेशन नहीं बनने के लिए, ताकि क्योंकि वहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी है। और नेशन स्टेट में क्या होना चाहिए, नेशन स्टेट में एक ही यूनिटरी सिस्टम फॉलो होता है, मीन्स एक ही कल्चर को मान रहे हैं, कॉमन कल्चर को मान रहे हैं, सेम पॉलिटिकल बाउंड्रीज को मान रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका नेशन स्टेट। अब आते हैं हम लोग, देन व्हाट इज इंडिया, इंडिया क्या है। अगर नेशन स्टेट में देखिए, नेशन स्टेट में क्या क्या है, नेशन स्टेट में आपका एक ही चीज़ों को मानेगा, एक ही चीज़ों को शेयर करेगा, कॉमन बाउंड्रीज शेयर करेगा, कॉमन पॉलिटिकल बाउंड्रीज शेयर करेगा। लेकिन स्टेट नेशन में क्या है, वन नेशन वन कल्चर आइडिया इज नैरो एंड नॉन डिजायरेबल ड्यू टू मल्टी कल्चरलिज्म। इसमें क्या होगा, स्टेट नेशन में यहाँ पर मल्टी कल्चरलिज्म होगा। मल्टी कल्चरलिज्म का क्या मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे कल्चर होंगे, सिर्फ एक ही कल्चर नहीं होगा, यहाँ पर बहुत सारे कल्चर होंगे। अंडर दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अंदर ए हेट्रोजीनस सोसाइटी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो मान लिया जाए होमोजेनस सोसाइटी होगा, क्या होगा, होमोजीनस सोसाइटी। होमोजेनस सोसाइटी का क्या मतलब है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही तरह के लोग मिलेंगे, एक ही तरह के कल्चर मिलेगा। लेकिन स्टेट नेशन में क्या होगा, हेट्रोजीनस सोसाइटी होगा, मीन्स अलग अलग तरह के कल्चर मिलेंगे, अलग अलग तरह के रिलीजन मिलेंगे, अलग अलग तरह के लैंग्वेज मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेट नेशन। थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कल्चर, बल अलग अलग तरह के कल्चर से बनेगा। अंडर दिस नेशन, इस नेशन के अंदर डिफरेंट कल्चर्स एग्जिस्ट, अलग अलग तरह के कल्चर एग्जिस्ट करते हैं एक स्टेट के अंदर। फॉर एग्जांपल इंडिया और कनाडा, जैसे कि इंडिया और कनाडा में क्या है, अलग अलग तरह के कल्चर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इंडिया इज ए स्टेट नेशन, इंडिया क्या है, स्टेट नेशन है। बिकॉज क्यों स्टेट नेशन है, क्योंकि इट यूनाइट्स डाइवर्स लैंग्वेज, ये क्या करता है, डाइवर्स लैंग्वेज को यूनाइट करता है। एथनिसिटीज़ को यूनाइट करता है। अलग रिलीजियस अंडरगॉन पॉलिटिकल फ्रेमवर्क एम्फसाइजिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और इसके कारण क्या एम्फसाइज होता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अनलाइक ए नेशन स्टेट के जैसे ही विच इज कल्चरली होमोजेनस, जो कल्चरली होमोजेनस है,
इंडिया सेलिब्रेट्स प्लूरलिज्म थ्रू फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। इंडिया क्या सेलिब्रेट करता है? प्लूरलिज्म थ्रू फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म के अनुसार इंडिया क्या सेलिब्रेट करता है? प्लूरलिज्म। ठीक है। अब व्हाट इज एथनिसिटी? अब एथनिसिटी क्या है? एथनिसिटी इज बिलोंगिंग टू ए सोशल ग्रुप दैट हैज ए कॉमन नेशनल और कल्चरल ट्रेडिशन। एथनिसिटी क्या है? एथनिसिटी क्या बिलोंग करता है? ये सोशल ग्रुप है, सोशल ग्रुप है जो कि क्या करता है? कॉमन नेशनल और कल्चरल ट्रेडिशन को शेयर करता है। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड नेशन, स्टेट नेशन में हमने डिस्टिंक्शन देख लिया था, क्या देखा था? स्टेट में क्या होगा? एग्जिस्टेड ओनली एट प्रेजेंट बट ऑल्सो इन द एंशिएंट पीरियड, मीन्स ये प्रेजेंट में भी है और एंशिएंट पीरियड में भी है। इसमें क्या होगा? मॉडर्न फिनोमेना और ऑकरेंस, ये मॉडर्न में बना गया है नेशन। इट इज़ लीगल पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकली क्या होगा? लीगल होगा। ये एथनिक कल्चर होगा, मीन्स इसमें कल्चर जो है वो सेम होगा, एथनिसिटी होगा उस कल्चर में। पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन डिफिनिट टेरिटरी, पीपल क्या होगा? ऑर्गेनाइज्ड होगा एक नियम में, एक डेफिनिट टेरिटरी में। पीपल साइकोलॉजिकली ज्वाइन टुगेदर विथ ए कॉमन विल और लिव टुगेदर, यहाँ पर क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर पीपल क्या होगा? साइकोलॉजिकली ज्वाइन होगा एक साथ और मिल करके क्या करेगा? एक साथ मिल करके कॉमन चीज़ों को शेयर करेगा नेशन में। उसके बाद स्टेट मस्ट बी सोवरन, स्टेट क्या होना चाहिए? सोवरन होना चाहिए। इसमें क्या होगा? नेशन में क्या होगा? पीपल कंटिन्यू एज ए नेशन, पीपल ने क्या किया? नेशन के थ्रू कंटिन्यू किया, इवन इफ दे डू नॉट रिमेन सोवरन, अगर वो सोवरन नहीं भी हुआ तो भी। इनहेबिटेटेड बाय हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ पीपल रहेगा, लेकिन ये केस में क्या होगा? होमोजेनस ग्रुप ऑफ पीपल रहेगा। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, लेक्चर भी थोड़ा लंबा हो गया है। सो प्लीज़ कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड। थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।